हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज फिर हम केमिस्ट्री में अपने एक और नए टॉपिक के साथ। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने एटम के बारे में जाना था कि जो एटम होता है वो क्या होता है, और फिर उसके बाद एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास के बारे में, मोल के बारे में पढ़ा था। और आज हम जानेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, क्या उनका संकेत होता है। आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन, इनकी खोज किसने की। तो जो जॉन डाल्टन था उसने बताया था कि जो एटम है वो एक बहुत ही भारी, एक बहुत ही छोटा कण होता है, एटम या परमाणु। फिर और उसने बताया था कि जो एटम होता है वो छोटा कण होता है, लेकिन आगे फिर रदरफोर्ड ने उसकी थ्योरी को, उसकी जो एक्सपेरिमेंट उसको फेल कर दिया। उसने बताया कि जो एटम है उसके अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन भी होते हैं, और बताया कि एक न्यूक्लियस भी होता है, केंद्रक होता है एटम में। और इन सब के बारे में बताया था रदरफोर्ड ने। आप इस डायग्राम में देखिए, ये हमारा एटम है या परमाणु। इस परमाणु के अंदर एक छोटा सा और एटम है, इसे हम छोटा एटम भी बोल सकते हैं, छोटा परमाणु। इसे कहते हैं न्यूक्लियस। तो इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। जो प्रोटॉन होते हैं ये होती हैं पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन होते हैं ये, जिन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूक्लियस के अंदर कौन से कण पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। और फिर बात आती है इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स एटम के चारों तरफ घूमते रहते हैं। और जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पहले एटम एटम के अंदर न्यूक्लियस या केंद्रक, या फिर हम इसे नाभिक भी बोल सकते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन एटम के चारों तरफ, मैंने गलत बोल दिया है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। चलिए अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि किस पार्टिकल की खोज किस साइंटिस्ट ने की। तो सबसे पहले नाम आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जो प्रोटॉन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसकी खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया था। फिर न्यूट्रॉन की खोज की चैडविक ने। और जो नाभिक है, न्यूक्लियस, उसकी खोज भी रदरफोर्ड ने ही की थी। तो आपको ये चारों याद रखने हैं कि किस कण की खोज किसने की थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, और आपको ये सभी याद करने हैं कि प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। और जो नाभिक है, न्यूक्लियस है, उसकी खोज भी रदरफोर्ड ने की। इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की खोज की चैडविक ने। तो आपको ये चारों याद रखने हैं। और दूसरा, अब देखिए, परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है। तो जो एटम होता है उसके सेंटर में क्या होता है? नाभिक, यानी न्यूक्लियस होता है, जिसका आकार परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है। तो ऑब्वियसली ये जो न्यूक्लियस होता है वो एटम के अंदर होता है, तो ये एटम से छोटा होगा, परमाणु से छोटा होगा इसका आकार, न्यूक्लियस का।
नाभिक कणों को भी दो भागों में बांटा गया और जो नाभिक है न्यूक्लियस है उसे भी टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं और इनकी खोज किसने की। तो प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, और इलेक्ट्रॉन की थी जे थॉमसन, न्यूट्रॉन की चैडविक ने, और जो न्यूक्लियस होता है वो परमाणु के अंदर पाया जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। अब चलिए आगे बढ़ती हैं। आगे आती हैं कि जो हमने पढ़े इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनका संकेत क्या है, उनके मास के बारे में, और वो कहाँ पर पाए जाते हैं। अब इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात आती है संकेत की। संकेत, इलेक्ट्रॉन का संकेत होता है ई नेगेटिव। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका संकेत होता है ई नेगेटिव। नेगेटिव इसलिए क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन होता है पी पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। हम न्यूट्रॉन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन पर होता है +1 और इलेक्ट्रॉन पर होता है -। तो आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान यानी मास, उसका वेट कितना है। तो इलेक्ट्रॉन का होता है 9.109 इंटू 10⁻⁻31। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका द्रव्यमान सबसे कम होता है। उसके बाद है प्रोटॉन का, और जो न्यूट्रॉन है उन दोनों का सेम होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सेम होता है द्रव्यमान, और इलेक्ट्रॉन का होता है 9.109 इंटू 10⁻⁻31। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है या फिर प्रोटॉन होता है उसका द्रव्यमान क्या होता है। उसके बाद आती है सापेक्ष द्रव्यमान। सापेक्ष द्रव्यमान यहाँ पर होता है कि जो सापेक्ष द्रव्यमान में टाइम आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का होता है 0, प्रोटॉन का होता है 1 और न्यूट्रॉन का भी 1 ही होता है। तो इलेक्ट्रॉन का 0 होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का हाइड्रोजन एटम जितना ही होता है। जो हाइड्रोजन एटम तत्व होता है उसके जितना ही होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सापेक्ष द्रव्यमान। फिर आता है एब्सोल्यूट आवेश। आवेश का मतलब यह है यहाँ पर चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर कितना चार्ज होता है, तो उस पर होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये नेगेटिव दिया हुआ है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। उसके बाद है प्रोटॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है। और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए यहाँ पर आ गया 0। और उसके बाद आता है सापेक्ष आवेश। वो होता है -1 इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का +1 और न्यूट्रॉन का 0। तो आपको ये सभी ध्यान में रखने हैं। अब आता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, वो कहाँ पर पाए जाते हैं। इनके बारे में तो मैंने पीछे पढ़ लिया था। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, परमाणु की कक्षाओं में पाए जाते हैं। कक्षा का यहाँ पर मतलब है कि जो परमाणु होता है उसके अंदर अलग अलग कक्षाएं होती हैं, लेवल्स होती हैं या सेल होती हैं, और उन सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो पाए जाते हैं। और हमें पता है जो प्रोटॉन है वो नाभिक के अंदर यानी न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, और जो न्यूट्रॉन है वो भी नाभिक के अंदर पाया जाता है। तो आपको ये सभी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन
न्यूट्रॉन जो न्यूट्रॉन होता है वो उस पर कोई चार्ज नहीं होता और उसका सापेक्ष द्रव्यमान, एब्सोल्यूट आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होता है वो सब याद रखने हैं। अब हम सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में, फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हमने पढ़ लिया था पीछे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो उन्होंने क्या बताया था इलेक्ट्रॉन के बारे में? जो इलेक्ट्रॉन है एक ऐसा कण है। तो इलेक्ट्रॉन क्या एक कण ही तो है जिसका द्रव्यमान लगभग शून्य होता है। उसका द्रव्यमान कितना होता है? शून्य। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान शून्य होता है तथा जिस पर इकाई ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब कि उस पर इकाई क्या होती है? उसकी इकाई होती है ऋण आवेश, यानी नेगेटिव चार्ज होता है उस पर। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसकी खोज कैथोड रेज से की गई थी। तो इसकी खोज कैसे की गई थी? कैथोड रेज द्वारा। तो जो जे थॉमसन साइंटिस्ट हमारे, उन्होंने क्या किया था? किसी एटम पर जो कैथोड रे हैं उनको बम्बार्ड किया था, उन पर अटैक करवाया था कैथोड रेज का एटम के ऊपर। लेकिन उसे क्या पता चला? जो कैथोड रे है वो एटम में से पास नहीं हो रही थी, वो एटम से टकरा कर या तो वापस आ रही थी या फिर इधर उधर फैल रही थी। तो इससे क्या पता चला कि एटम में कुछ तो ऐसा है जो रेज को पास नहीं होने दे रहा है। तो ऐसे कैथोड रेज से पता चला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एग्जिस्ट करता है। उसके बाद आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन प्रोटॉन पर क्या चार्ज होता है? प्रोटॉन पर होता है P पॉजिटिव, जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा था। चलिए इसके बारे में जानते हैं। परमाणु के अंदर प्रोटॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका सापेक्ष द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है? हाइड्रोजन परमाणु। हमने पीछे पढ़ा था कि जो प्रोटॉन होता है उसका सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता था? 1 होता था, जो कि हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर ही होता है। और इसकी इकाई क्या होती है? धन आवेश। इलेक्ट्रॉन की इकाई क्या थी? ऋण आवेश, और ये धन आवेश मीन्स पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, P पॉजिटिव। परमाणु में धन आवेश युक्त इस कण की खोज का श्रेय गोल्डस्टीन को है। किसको है? गोल्डस्टीन को। तो जो प्रोटॉन है उसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। और किसके द्वारा? एनोड रेज द्वारा। एनोड रेज के द्वारा ही रदरफोर्ड ने पता लगाया था कि जो प्रोटॉन है वो एग्जिस्ट करता है। उसके बाद आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। तो जो न्यूट्रॉन है उसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही होता है। हमने पीछे पढ़ा था टेबल में, जो न्यूट्रॉन है उसका जो द्रव्यमान है वो 1 होता है और प्रोटॉन का भी 1 ही होता है। लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं होता। जैसे कि मैंने पीछे पढ़ा कि जो न्यूट्रॉन है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, यह न्यूट्रल होता है। अर्थात न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा जो पार्टिकल है, कण है, वो उदासीन होता है? तो वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में चैडविक ने की थी। तो मैंने इसके बारे में पीछे पढ़ा था कि जो न्यूट्रॉन है उसकी खोज जे चैडविक ने की थी। तो और उसने उसके बारे में कैसे पता लगाया था? बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों से आघात करवाकर। उसने बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों से आघात करवाकर पता चला था कि जो न्यूट्रॉन है वो एग्जिस्ट करता है। तो आई होप आपको समझ आ गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं और किसने उनकी खोज की थी, कौन उनकी खोज करता है। अब हम पढ़ेंगे परमाणु मॉडल। सबसे पहले आता है परमाणु मॉडल जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे थॉमसन जिसने
इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। अब हम उसकी मॉडल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखिए, सर्वप्रथम जे थॉमसन ने 1898 में परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया था। तो कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो जे थॉमसन है उसने कब परमाणु मॉडल दिया था? 1898 में। इस मॉडल के अनुसार परमाणु धनावेशों से बना एक ठोस गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन सब जगह समान रूप से त्रिभुज के बीज की भांति धंसे रहती हैं। तो जो परमाणु मॉडल है उसमें जे थॉमसन ने बताया था कि जो परमाणु है उसमें जो एक ठोस गोला होता है जिसमें पॉजिटिव आयंस यानी धनावेश एक त्रिभुज के बीज की भांति धंसे होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये त्रिभुज का आकार का है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं। जो थॉमसन है उसने इस पर त्रिभुज पर इसका प्रयोग नहीं किया था। ये कुछ त्रिभुज जैसा दिखने वाला कोई और फल है जो फॉरेन में पाया जाता है, लेकिन इंडिया में इसे त्रिभुज से कंपेयर किया गया था, इसलिए इसे त्रिभुज मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज मॉडल, जो थॉमसन का त्रिभुज मॉडल भी कहते हैं। तो आपको इसमें सिर्फ ये बात रखनी है कि जो धनावेश होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, वो त्रिभुज के बीज की तरह धंसे होते हैं, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं एटम के अंदर। लेकिन फिर उसके बाद रदरफोर्ड आए और रदरफोर्ड ने इनके इस एक्सपेरिमेंट को फेल कर दिया। और इस जो मॉडल इसकी बहुत सारी कमियां भी थी जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल की कमियां क्या थी? थॉमसन मॉडल ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो धंसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज धंसे होते हैं एटम में। उसने इलेक्ट्रॉन की व्याख्या के बारे में सही व्याख्या नहीं दी। ना ही उसने केंद्रक के बारे में कोई बताया कि केंद्रक होता है या नहीं। तो यहाँ से जो थॉमसन मॉडल है वो फेल हो जाता है। और फिर उसके बाद आते हैं रदरफोर्ड। फिर रदरफोर्ड ने अपने नए रूल बताए। उसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों से घिरे केंद्र में प्रोटॉन का एक छोटा सा किंतु भारी नाभिक होता है। तो परमाणु में क्या होता है? नाभिक होता है जो कि इलेक्ट्रॉनों से घिरा होता है और छोटा होता है, परमाणु से बहुत ही छोटा होता है। परमाणु के अंदर का अधिकांश भाग खाली होता है। तो इस पॉइंट से क्या पता चलता है कि जो जे थॉमसन है वो यहाँ पर फेल हो गया। जे थॉमसन ने क्या कहा था? ठोस पदार्थ है, लेकिन यहाँ पर रदरफोर्ड ने बताया कि जो परमाणु होता है वो अंदर से खाली होता है, खोखला होता है और गोलिया या फिर स्पेरिकल होता है। तो यहाँ से जो जे थॉमसन का मॉडल है वो फेल हो गया। परमाणु के नाभिक आकार की परमाणु की तुलना में तो जो न्यूक्लियस होता है वो परमाणु से या फिर एटम से छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। और अब आता है, रदरफोर्ड ने बतलाया कि इलेक्ट्रॉन जो कि आवेशित कण है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। तो अब एक रदरफोर्ड ने एक ऐसा बात बताई जिससे उनका मॉडल भी फेल हो गया। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है जो कि एक आवेशित कण है उस पर चार्ज होता है और नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाती है, परंतु यदि कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित हो जाता है तो त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। तो यदि कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमते रहते हैं। अगर घूमते टाइम उनकी जो एनर्जी है अगर वो विकृत हो जाए, उसका विकिरण हो जाए, वो एनर्जी फैल जाए, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंस नहीं होगा, वो अनबैलेंस असंतुलित हो जाएगा और फिर इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत हो करेगा और अंत में नाभिक से टकरा जाएगा। तो ऊर्जा का विकिरण होने से जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से टकरा जाएगा, जिससे नाभिक है
नाभिक से टकराने की स्थिति में परमाणु नष्ट हो जाएगा, परंतु परमाणु स्थायी होता है। मैंने पढ़ा था कि जो परमाणु है वो स्थायी होता है, लेकिन इसमें रदरफोर्ड ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा का विकृत होने के बाद वह असंतुलित हो जाता है और नाभिक से टकरा जाता है, जिसे नाभिक नष्ट हो, जो परमाणु है नष्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो परमाणु वो स्थायी होता है वो नष्ट नहीं होता। तो यहाँ पर रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो फेल हो जाता है। फिर उसके बाद आते हैं बोहर मॉडल ऑफ एटम। चलिए अब उसके बारे में जानते हैं। बोहर का परमाणु मॉडल यानी बोहर मॉडल ऑफ एटम, अब इसके बारे में जानेंगे। नील बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को दूर करने के लिए प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का सहारा लिया। तो नील बोहर ने रदरफोर्ड को जो मॉडल उसे फेल करने के लिए, फिर उसकी कमियों को दूर करने के लिए किसका सहारा लिया? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का, जो क्या था NH=2π, इसका सहारा लिया। और फिर क्या बताया, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में। तो इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में, वृत्तीय कक्षाओं में। और जो वो कक्षा है उन्हें क्या कहती हैं? कक्षा या फिर ऊर्जा स्तर या फिर ऊर्जा कोष, एनर्जी लेवल और सेल कहती हैं। तो उन कक्षाओं में और उन ऊर्जा कोषों में या फिर कक्षाओं में कैसी कक्षाएं होती है? 1 2 3 4, या फिर अल्फ़ाबेटिकली कहे तो KLMN, ऐसी कक्षाएं द्वारा व्यक्त, तो उन कक्षाओं को ऐसे व्यक्त किया जाता है KLMN या फिर 1 2 3 4। तो अब आप देखिए, ये हमारा एटम है जिसमें कक्षाएं दी हुई हैं, कक्षाएं बनी हुई हैं जिसमें। और कक्षा में देखिए, यहाँ पर कक्षा 1 है और फिर कक्षा 2, कक्षा 3 और कक्षा 4, जिन्हें KLMN के नाम से द्वारा व्यक्त किया जाता है। और जो ये हमारा न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस का मतलब है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है इस पर, क्योंकि जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव होते हैं। तो ऐसे इन कक्षाओं को KLMN की फॉर्म में व्यक्त किया जाता है। चलिए अब और जानती हैं कि जो नील बोहर है उसने क्या कहा था अपने मॉडल के बारे में। हर कक्षा के पास अपनी ऊर्जा होती है। तो ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो प्रत्येक कक्षा होती है उसकी अपनी ऊर्जा होती है। उसी ऊर्जा के कारण वह अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को बांधे रखती है, और उसी ऊर्जा के कारण वह इलेक्ट्रॉन को बांध कर रखती है ताकि वो रिवॉल्व कर सके, वो चारों तरफ घूम सके नाभिक के। आगे है, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m, उनके वर्तीय मार्ग की त्रिज्या r, तो उसका वेग v हो, तो कोणीय संवेग क्या होगा? mvr nh/2π। तो यहाँ से क्या कहना चाहता है कि जो किसी भी इलेक्ट्रॉन का संवेग इतना है mvr = nh/2π, तो वह उसके चारों तरफ घूम सकता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ। और यहाँ पर जो n है वो क्या है? n यहाँ पर कक्षाएं हैं, सेल है या फिर लेवल है। n क्या है? 1 2 3 4 या फिर कुछ भी, या फिर अल्फ़ाबेटिकली कहे तो KLMN। और जो m है, m यहाँ पर है मास। m क्या है यहाँ पर? मास। v यहाँ पर वेलोसिटी है और r यहाँ पर त्रिज्या, और h है प्लांक कांस्टेंट। जो प्लांक था जिसकी हेल्प से बोहर ने अपने मॉडल को अपना मॉडल दिया, तो h यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है। और जो ये इक्वेशन है इसको क्या कहती हैं? इसको कहते हैं बोहर का क्वांटीकरण समीकरण अथवा प्रतिबंध कहते हैं इसे। बोहर का क्वांटीकरण समीकरण अथवा प्रतिबंध के नाम से इसे जानते हैं। आगे आता है, प्रत्येक ऊर्जा स्तर की निश्चित ऊर्जा होती है। तो क्या प्रत्येक ऊर्जा स्तर, जो भी ऊर्जा स्तर है, जो भी क्लास है या कक्षा लेवल है, उसकी ऊर्जा होती है, आपकी अपनी एक निश्चित ऊर्जा होती है। हर एनर्जी लेवल, हर लेवल है जो, उसकी अपनी एनर्जी होती है। अब देखिए,
इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में चक्कर काटना चाहता है जिस कक्षा में कम ऊर्जा हो। जब कक्षा में के पास ज़्यादा ऊर्जा हो तो वह तेज़ी से चक्कर काटेगा और दूसरी कक्षा में कूद कर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसी कक्षा में चक्कर काटना पसंद करते हैं जिस कक्षा में ऊर्जा कम हो, जिसमें ऊर्जा कम हो। लेकिन अगर किसी कक्षा में ऊर्जा ज़्यादा हो, किसी कक्षा के पास ज़्यादा ऊर्जा हो और इलेक्ट्रॉन के पास कम ऊर्जा हो, तो वह इलेक्ट्रॉन तेज़ी से चक्कर काटकर किसी दूसरी सेल में या फिर किसी दूसरी लेवल पर दूसरी कक्षा में जंप कर जाएगा, कूद जाएगा। और अब कुछ लिमिटेशंस हैं बोर की, बोर मॉडल की भी कुछ लिमिटेशंस हैं जिनके बारे में वह नहीं बता पाया। जैसे कि ये नहीं बताया कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर काटती हैं और इलेक्ट्रॉन कैसे बटे होते हैं। जो बोर है उसे नहीं बता सका कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने चक्कर काटते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, फिर कैसे बटे होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या आती है, ना ही वो उसके बारे में बता पाया। अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन रासायनिक क्रिया में भाग लेता है या नहीं, अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन परमाणु तब क्या करता है नहीं, ना ही ये इसके बारे में बता पाया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्रियाओं में भाग लेते हैं या नहीं, और जो अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु का त्याग करता है या नहीं। इसके बारे में जो नील बोर है उसने कुछ नहीं बताया। तो ये कुछ लिमिटेशन थी बोर मॉडल की। और आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस कक्षा में किस लेवल या सेल में अधिक मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। आगे के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे। अब हमारे 2 लेक्चर ही रहते हैं, फिर हमारा जो केमिस्ट्री क्रैश कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे बायो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।